संविधान की हत्या या अनुशासन पर्व, आपातकाल को लेकर किस तरह आप सोचते हैं ये अलग बात है, पर आपातकाल को 50 बरस हो गए। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद लिया गया जिसमें इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया था। आपातकाल में संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर रोक लगी, विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, लगभग 1 लाख लोग बिना मुकदमे के हिरासत में रहे, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई और सरकार के खिलाफ विपक्षी सामग्री प्रकाशित करने पर पाबंदी थी। जबरन नसबंदी अभियान और शहरी सौंदर्यीकरण के नाम पर झुग्गी झोपड़ियों को हटाने जैसे कदम से जनता में असंतोष बढ़ा। आपातकाल देश के लिए काले अध्याय की तरह है। देश ने पहली बार जाना कि आपातकाल के बहाने तानाशाही का रवैया क्या होता है। देश की जनता को पहली बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत का एहसास हुआ। राजनीति में अराजक हो जाने का देश के लिए यह बड़ा उदाहरण था। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 बरस पूरे होने पर उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। यहाँ बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यदि संविधान की हत्या हो गई थी तो फिर उसे बाद में जीवित किसने किया, कैसे किया और कब किया। बाद के 2-2.5 बरस जनता पार्टी की सरकार को छोड़ दिया जाए तो फिर से कांग्रेस की सरकार ही सत्ता में आई थी। यदि मान लिया जाए कि उस 2.5 बरस में संविधान को जीवित किया गया तो इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा काम करने के उपरांत जनता ने उस मिली जुली सरकार को अस्वीकार क्यों कर दिया और कांग्रेस फिर बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस कैसे आ गई। हम सब साधारण जन और बौद्धिक जगत भी यह मानता है कि आपातकाल देश के लिए एक बड़ा कलंक था, लोकतंत्र के लिए अहितकारी था, लेकिन वोट देने वाली जनता ने इसे संविधान की हत्या नहीं माना या हत्या जैसा बड़ा अपराध नहीं माना। बहुत से उदार लोग यह कहते हैं कि भारतीय जनमानस क्षमाशील है, क्षमा हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अपराध एक व्यक्ति का यानी कि इंदिरा गांधी का था। फिर बाद के दिनों में इंदिरा गांधी सत्ता में रही और उन्होंने ऐसे बड़े काम किए जो लगातार सत्ता में वो बनी रही और जनता ने उनके अपराध भुला दिए। यह एक सवाल है, एक ऐसी गुत्थी है जिसे राजनीति के विशेषज्ञ भी नहीं सुलझा पाए हैं। बहुत सी बातें हुई लेकिन इस बात का कोई तार्किक विश्लेषण नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी घटना के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में कैसे और क्यों वापस आ गई और न सिर्फ आई बल्कि बरसों बरस वो कायम रही। इतने बड़े अपराध के बाद तो राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाना था, लेकिन वह बड़ी मास अपील यानी कि और बड़ी लोकप्रियता के साथ वापस सत्ता में आई। आपातकाल को लेकर सिर्फ बौद्धिक जगत में ही नहीं, आम जन में भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और बहुत बड़ा विरोध भी हुआ। यह इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे आज की पीढ़ी भी जानती और समझती है, खास करके ऐसे हुआ जिनकी राजनीति में सामान्य रुचि है। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस भी यह आरोप लगा रही है कि देश में मौजूदा समय में भी अघोषित आपातकाल ही है। राजनीतिक गलियारों में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई और दल, यह बात यहाँ से चलकर आम जन तक फैल रही है कि राजनीतिक जो है विरोधियों को सिर्फ सताया नहीं जा रहा है बल्कि उनके नौकरी धंधे खत्म किए जा रहे हैं, उनके आर्थिक आधार तोड़े जा रहे हैं, ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मीडिया की हालत भी किसी से कोई छिपी नहीं है, उसे लोग गोदी मीडिया अब बोलने लगे हैं। विपक्ष का कहना है कि मीडिया चाहे जिस मजबूरी में, दबाव में या छापे या कानूनी कार्रवाई की धमकी से डर रहा है, लेकिन अब वह पूरी तरह दबाव में है और सरकार समर्थक नैरेटिव सेट करने के लिए विवश है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो भारत की रैंकिंग 2014 में 140 थी, जो 2024 में 161 हो गई। यह दर्शाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ चुनौतियां तो बढ़ी हैं। कारणों में पत्रकारों पर हमले, धमकियां, कानूनी मुकदमे और आर्थिक दबाव शामिल है। 2014 से लेकर 2024 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तारियां में भी वृद्धि हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में इन कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता भी जाहिर की। विपक्ष का तो यह भी कहना है कि 2014 के बाद नागरिक अधिकारों पर कई तरह के अंकुश लगे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर जैसे स्थानों पे प्रदर्शन पे पाबंदी लगाई गई। आधार और डिजिटल निगरानी को लेकर भी विपक्षी चिंताएं हैं। उनका दावा है कि यह अघोषित आपातकाल है। सोशल मीडिया पे सरकार विरोधी और समर्थक दोनों तरह के नैरेटिव मौजूद है, लेकिन आलोचकों को ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित है या स्वतंत्र समूह द्वारा, लेकिन विपक्ष जो है इसे सरकार द्वारा प्रायोजित मानता है। विरोधियों का यह कहना है कि यदि ऐसे उद्योगपति, नौकरी पेशा, राजनीतिक प्रतिद्वंदी या पत्रकारिता या बौद्धिक जगत से जुड़े लोग गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह शुरू में तो उचित लगती थी, लेकिन बात जब आगे चली तो बहुत हास्यास्पद और सत्ता का षड्यंत्र भी लगने लगी। वे लोग जैसे ही भाजपा की सदस्यता लेते हैं, उनके सारे अपराध खत्म कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ सारे केस खत्म कर दिए जाते हैं। एकाएक वे अपराधी से उजले सफेद पोश हो जाते हैं। अधिकांश राजनीतिक और विशेष करके विपक्ष इसको भी लोकतंत्र की हत्या की तरह ही मानते हैं। आम जन का कहना है कि भ्रष्टाचार इस समय जिस चरम स्थिति पर है, ऐसा दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। अफसर से लेकर मंत्रियों तक कोई भी आम जन के दुख दर्द को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि आपातकाल में भी ऐसा ही हुआ था। आपातकाल में भी सत्ता का केंद्रीकरण था। सत्ता के सारे सूत्र एक ही व्यक्ति के हाथ में थे। आज भी लोग ऐसा ही मानते हैं कि एक से दो व्यक्ति हो सकते हैं, पर लोगों को लगता है कि कुछ ही लोगों के हाथ में। इन बातों से ऐसा लगता है कि आपातकाल को अपराध माना जाता है, कलंक माना जाता है, लेकिन तमाम बातों के बावजूद प्रत्येक सत्ता के लिए प्रिय स्थिति होती जा रही है। आज देश में यह प्रश्न प्रमुख हो रहा है कि क्या बहुमत से सत्ता में आ जाना, चाहे वह कांग्रेस हो या कोई और दल, व्यक्ति या सत्ता को निरंकुश बनाता है। आपातकाल के समय भी सारे सुख सुविधा सत्ता के राजनीतिक लोगों और समृद्ध लोगों के हाथ में ही थे। लोगों का मानना था कि वही स्थिति आज भी बन रही है। कुछ लोगों के हाथ में ही जो है बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तथ्यात्मक विश्लेषण इस तरह से बनते हैं कि भारत में संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 19 और 21 लागू है, लेकिन कुछ कानून जैसे यूएपीए, आईटी नियम इन अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में नागरिक अधिकारों की रक्षा की है, जैसे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली और यूएपीए मामले में जमानत। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया धीमी होने से कई लोग लंबे समय तक हिरासत में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर चिंता भी जताई, लेकिन इसे नया आपातकाल कहना कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक अतिरेक भी लगता है। जैसे दोनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कथित अंकुश, आलोचकों को निशाना बनाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग, मीडिया पे नियंत्रण 1975 में सेंसरशिप थी, अब कथित आर्थिक राजनीतिक दबाव हैं। लेकिन यह भी है कि 1975 में आपातकाल संवैधानिक रूप से घोषित था, जबकि वर्तमान स्थिति में कोई औपचारिक आपातकाल नहीं है। 1975 में प्रेस पूरी तरह सेंसर था, जबकि आज सोशल मीडिया और स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आलोचना संभव है। उस समय दुष्यंत ने एक शेर लिखा था कि ये मत कहो बादलों में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। विपक्षी नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई, जबकि आज ऐसी कार्रवाई सीमित और चयनात्मक है, मतलब इसमें चुना जाता है। मैंने वही प्रश्न यहाँ पर खड़े किए हैं जो आम लोगों के बीच में रहने मैं सुनता हूँ। सभी राजनीतिक दलों से मुझे जो बातें सुनने मिलती हैं, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे अनचाहे या हर किसी के मन में या जुबान पे जो बातें होती हैं, मैंने दोनों ही पक्ष की तरफ से विश्लेषण करने की कोशिश की। बाकी निर्णय तो जनता समझती है कि वो किस तरह जो है वो ये आपातकाल है कि नहीं है, कि ये आपातकाल जो था वो संविधान की हत्या थी और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी का जीतना, या आप कहें कि 2014 से लेकर आज तक मोदी जी और भाजपा का जीतना। तो कहीं ना कहीं जनता अपने मन में कुछ फैसले करती होगी, पर अभी तक लोग जनता के मन की बात को नहीं पकड़ पाए हैं। भले ही लोगों को लगे कि हम उनके मन की बात करते हैं, पर जनता जो है वो किस तरह से सोचती है। कई बार हमें जो अत्याचार लगता है, जो हमें लगता है कि ये बहुत निरंकुशता हो रही है, जनता कई बार उसको सहज स्वीकारती है। अब इसके बहुत सारे गणित हो सकते हैं, ये एक अलग विषय होगा। बहरहाल आपातकाल जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे एक बड़ा खतरा था, और इस तरह के खतरे किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए
ठीक नहीं है। अगर आप बोलने की आज़ादी नहीं देंगे तो लोग कोई ना कोई तरीके से बोलेंगे, और वो हो सकता है कि नागार्जुन की तरह बोलें, दुष्यंत कुमार की तरह बोलें, भवानी प्रसाद मिश्र की तरह बोलें, या आज के जो नए शायर हैं वो उनकी तरह बोलें, या स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले लोगों की तरह बोलें, पर लोग कहीं ना कहीं सवाल तो पूछेंगे, और लोगों के मन में सवाल रहेगा कि यह ऐसा क्यों हुआ है। तो ये एक अवसर है कि हम याद करें कि हमको जो नई पीढ़ी खास करके जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत बात करती है और सोशल मीडिया पे बेलगाम होने की कोशिश करती है, किसी की भी इज्जत उछालना चाहती है, किसी के बारे में टिप्पणी करती है, उसको भी समझना चाहिए कि देश में एक ऐसा दौर भी था कि जब मीडिया को तक के लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। नमस्कार।